Hello, good morning to all of you. Myself Pawan Shah, डायरेक्टर विजय स्टडी सर्किल रांची, आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। हमारी प्रतिदिन ये क्लासेस चल रही है और ये क्लासेस जो है आप जिस क्लास की तलाश में बहुत दिनों से थे, आज वो क्लास आपकी होने वाली है। आप सबने कई लोगों ने डिमांड किया था कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट पर क्लास हो। तो आज मैं इसी क्लास को लेकर आपके सामने हूँ और गंभीरता से इस क्लास को सुनिएगा। हमारे एक स्टूडेंट ने, फ्रेंड ने कहा भी, आप सब खुद देख लीजिए, स्क्रॉल कर लीजिए कि पहले लाइक करें तब जुड़े। ऐसा बंदिश मत लगाओ योगेश, क्लास लाइक करें तभी लाइक करो, नहीं लाइक करें तो जबरदस्ती लाइक मत करो। लेकिन जैसा मैंने एक लिखा कि एक बंदे को पता नहीं वो शुरू होने से पहले ही डिसलाइक क्यों कर देता है। और लाइक तभी करें जब आप क्लास को पसंद करें। और जैसा हमने ये भी कहा, चूँकि ये न्यू चैनल है, इसलिए इसके फ़र्क पड़ते हैं लाइक डिसलाइक के। और साथ ही साथ आप देखें कि हमारे जो व्यूअरशिप अगर बढ़ती है, तो इससे हमें कई फैसिलिटी मिलती है। इसलिए इस बात पर जोर देता हूँ, अदरवाइज़ हमारा काम तो पढ़ाना है और ये तो टेक्निकल मामला है। लाइक, डिसलाइक, व्यूअरशिप बढ़ना, ये हमारा काम नहीं है। हमारी मेनली ऑफ़लाइन क्लासेस चलती है और एक नया हम लोग का एक मोड है जिससे कि हम लोग ऑनलाइन आपसे रूबरू हो रहे हैं। चलिए अब मुद्दे पर आएँ। सीएनटी और एसपीटी एक्ट। सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है, वो ध्यान रखें कि हमारे प्रीलिम्स में क्लियर कट है। पेपर 2 के अंतर्गत झारखंड सेक्शन में ये सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट है, जहां पर सीएनटी एक्ट के लिए 5 क्वेश्चंस निर्धारित हैं और एसपीटी एक्ट के लिए 5 क्वेश्चंस निर्धारित हैं। इस टॉपिक में एक बात और लिखी हुई, एक और टॉपिक है कि अदर स्टेट वाइज रूल रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व से संबंधित अन्य राज्य परक अधिनियम, जिसके 2 क्वेश्चंस निर्धारित हैं। जहां तक मेंस की बात करें, तो मेंस में कहीं भी क्लियर कट सीएनटी और एसपीटी एक्ट की चर्चा नहीं है, कहीं भी क्लियर कट इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि हमारा इकोनॉमी सेक्शन में, झारखंड इकोनॉमी सेक्शन में लैंड रेवेन्यू एक्ट है चर्चा उसकी, तो इसलिए मेंस में भी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप देखें कि हमारा उसमें भी कवर होता है, इसलिए ये पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका महत्व इतना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें प्रीलिम्स में, तो ये इस टॉपिक से 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सीएनटी एक्ट से 5 क्वेश्चंस और एसपीटी से 5 क्वेश्चंस, तो काफी महत्व है। दूसरा, महत्व होने के साथ साथ स्टूडेंट में खौफ सबसे ज्यादा, डर डर सबसे ज्यादा जो है वो इसी चैप्टर से है। डर, मैं कहूंगा डर, अभी क्लियर करूंगा। जैसे अभी कोरोना का डर ज्यादा है, इन्फ्लुएंजा का ज्यादा डर नहीं है, लेकिन मृत्यु रेट किस में ज्यादा है, इन्फ्लुएंजा में कि कोरोना में? अगर डेथ रेट पर जाएंगे आप तब, लेकिन इन्फ्लुएंजा से उतना डर नहीं लग रहा है, डर लग रहा है कोरोना से। कुछ तो बात होती है स्पेशल, वही तो स्पेशल बात है इस चैप्टर में, जिसके कारण स्टूडेंट इतने परेशान रहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, शायद आप सबका भी अनुभव रहा हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हमारे पास ऐसा अनुरोध लेकर भी आते हैं कि हमें और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल दिक्कत है कि ये टॉपिक एच जो है पीटी में, इसी में क्या इसकी स्पेशल क्लास हो सकती है। एक्चुअली प्रॉब्लम तो उनको सब जगह है, ठीक है, लेकिन उनको भय नहीं है। कोई भी स्टूडेंट मुझसे कभी ये नहीं कहने आता है कि हिस्ट्री के क्लास केवल करना है। उसको प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में होता है, उसको प्रॉब्लम साइंस में होता है, समझ गए, जहां उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ज्योग्राफी में होता है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स टेक्निकल हैं, तकनीकी है, जरूरत है। इतिहास जैसा विषय, पॉलिटिकल साइंस जैसा विषय, पॉलिटिकल साइंस तो अपने आप में हो भी सकता है थोड़ा बहुत, इतिहास जैसा विषय टेक्निकल नहीं है, इसलिए उसमें डर नहीं है। लिखेगा घटिया हिस्ट्री में भी, लेकिन उसमें डर नहीं है। और यही डर को मैं उतारने आ रहा हूं आज के क्लासेस में, लगभग 1 घंटे के क्लासेस में। आपके जो सीएनटी और एसपीटी कोई भूत नहीं है,
और ऐसा कोई डर नहीं है, कोई वायरस नहीं है जिससे डरा जाए। चलिए, हम जो भी बात करेंगे, ना तो आपको सीएनटी एक्ट या एसपीटी एक्ट या इस तरह के किसी एक्ट का विशेषज्ञ होना है। हमारी क्लास जो है वो बेसिकली जेपीएससी एग्जाम के लिए टॉपिक है, तो हमारी तैयारी आपको और ये क्लास उसी को ध्यान में रखकर है। ना तो आपको लैंड लॉज का विशेषज्ञ होना है ताकि आप सर्किल ऑफिसर बन करके इसका उपयोग कर पाए, उसकी जानकारी देना है, ना तो कोई ऐसा आपको किताब लिखनी है जिससे कि आप एसपीटी और सीएनटी के महान विशेषज्ञ कहलाए। जय श्री मुंडारी सर, मुझे हिस्ट्री में भी बहुत डर लगता है। शायद आप अपवाद होंगे और शायद कुछ टेक्निकल जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो डर से ज्यादा गुस्सा करते हैं इतिहास पर। वैसे सामान्यतः नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई डर हिस्ट्री में नहीं होता है। तो मैं अपने मुद्दे पर आऊं और मैं बता रहा था कि मैं जेपीएससी को ध्यान में रखकर तैयारी कराऊंगा, न तो आपको सीएनटी और एसपीटी का विशेषज्ञ नहीं होना है। महत्व तो आपने देख लिया कि 10 क्वेश्चन है सीएनटी और एसपीटी से मिलाकर के। अब आइए कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और क्यों ये भय है। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में अगर बात करें तो पिछले सिलेबस के अनुसार या इस नए सिलेबस के अनुसार एक ही एग्जाम हुआ है जिसके आपके 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास। केवल एक एग्जाम हुआ है जिसके कि आप क्वेश्चन बैंक अगर देखेंगे, उस 10 क्वेश्चंस को देखने से एक ट्रेंड का आपको अंदाजा होता है, एक ट्रेंड का आपको अंदाजा होता है और यही भय का कारण है। ठीक है, उस 10 क्वेश्चंस को देखेंगे और जो हम लोगों का गेस है उसके अनुसार सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, पहले प्रकार के प्रश्न, पहले एक घंटे में सीएनटी एसपीटी का डर खत्म हो जाएगा, थैंक्स टू सर। 1 घंटा तो बहुत कह दिया, अगले आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। आपको डर, तैयारी नहीं मैंने कहा है, तैयारी के लिए तो आपको विजय स्टडी सर्किल ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेना होगा, तब डिटेल तैयारी होगी, समझ गए। लेकिन डर जरूर खत्म हो जाएगा और तरीका जरूर पता चल जाएगा कि आप क्या कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा था कि 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और हो सकते हैं, जो पिछले बार का क्वेश्चंस देखा और सिलेबस। पहले प्रकार का क्वेश्चंस जो सीएनटी और एसपीटी एक्ट में होता है, जहां पर सबसे कम प्रॉब्लम होता है, वो इसके बेसिक इंफॉर्मेशन से और फैक्ट बेस्ड है। पहले प्रकार का इंफॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड है, जैसे कि ये सीएनटी एक्ट कब आया, सीएनटी एक्ट कितने जिलों में लागू है, ठीक है, सीएनटी एक्ट के कितने सेक्शंस हैं, सीएनटी एक्ट के, या आप ध्यान रखिए आप ध्यान रखें कि सीएनटी एक्ट के कितने चैप्टर हैं, ठीक है, कितने सेक्शंस हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ये पहला पार्ट है जो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और कोई टॉपिक है उसी तरह से ये टॉपिक में है जिसमें कि फैक्ट्स हैं। लेकिन अब आइए दूसरा और तीसरे में जहां दिक्कत होती है, जहां पर दिक्कत होती है दूसरा आता है इसी दो, दूसरा और तीसरा में क्या दिक्कत थी। दूसरे में दिक्कत आती है सीएनटी एसपीटी को व्यवहारिक चलो करके पढ़ाने से बहुत कुछ याद हो जाती है। बिल्कुल सर, आपके बातों से बहुत हिम्मत मिलता है। यस, एक टीचर का काम हिम्मत देने का ही है, और वो टीचर जो खुद रोना शुरू कर दे, खुद दुखी हो जाए, खुद जो है आप ध्यान रखें कमजोर हो, तो वो दूसरे को हिम्मत क्या देगा। मुझे रांची का वाकया याद है, जो स्टूडेंट बताते हैं कि यहाँ किसी कोचिंग में एक स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा सवाल उस टीचर और उस गाइड से, उस डायरेक्टर से पूछता है कि सर मेरा जेपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। उस टीचर, उस डायरेक्टर, उस ऑनर ने उस स्टूडेंट को कहा कि जब मेरा ही 10 साल में नहीं हुआ है तो तुम्हारे बारे में मैं कैसे कहूं कि तुम्हारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब वो बताइए, टीचिंग अलग चीज है, स्टूडेंट होना अलग चीज है। एक टीचर का काम मेंटर, और आज एक फ्रेंड का काम ज्यादा हो गया है, समझ गए, आज क्लोज आ गए हैं। ये आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में भी हम आप सबसे बातें कर रहे हैं, इसलिए टीचर का काम है, उसका काम हिम्मत देना है, इंस्पायर करना है, उसको प्रॉब्लम्स जो डिफिकल्टी है स्टूडेंट्स को उसको जानना है और सामान्य शब्दों में उसकी व्याख्या करना है ताकि वो समझ सके। तो आज सीएनटी और एसपीटी की व्याख्या इसी अर्थ में करेंगे। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जो होता है, यहीं से ट्रबल शुरू होता है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन होता है इसके सेक्शंस को लेकर, चैप्टर्स को लेकर, कि जैसे किस सेक्शन में, मान लीजिए कि सेक्शन 33 में क्या है,
46 में क्या है, 47 में क्या है, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि इस तरह के किसी भी टॉपिक में ऐसे हमें देखने में नहीं आती, क्योंकि ये तो लीगल चीज हो गया, कानूनी चीज हो गया। कानूनी चीज क्या होगी, जैसे अब किसी पर चोरी का केस लगना है, ठगी का केस लगना है, 420 लगना है, तो अब 420 में एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है, ये जब तक वो नहीं लिखेगा, वो नहीं लगाएगा या जानेगा, तब तक कैसे व्याख्या कर पाएगा। जबकि और सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री में हमसे अकबर का दीन इलाही कहा गया, वहां पर हम बंधे हुए नहीं है, हम दीन इलाही की व्याख्या अपने हिसाब से कर देंगे उसमें। लेकिन हम ये नहीं बंधे हुए हैं उसमें कि हम दीन इलाही के किस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, किस पेज में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वहां हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा प्रॉब्लम है सीएनटी में कि हमारे किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। और ध्यान रखिए, ये सेकेंड प्रॉब्लम नंबर 2 हुआ। तीसरे प्रकार का प्रॉब्लम जो इसमें तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, और वहां पर वो प्रॉब्लम है कि ध्यान रखिए, वो प्रॉब्लम ये है कि इसमें टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व है, शब्दावली, वो कठिनाई को बढ़ाते हैं। जैसे सामान्य रूप से आप किसान जानते हैं, ठीक है, किसानों के आप प्रकार जानते हैं। किसान आपसे पूछे रैयत क्या है, व्हाट इज रैयत, काश्तकार क्या है, काश्तकार क्या है, भुगत बंधु बंधक क्या है, मुंडारी खुटकट्टीदार क्या है, ये सब टेक्निकल है। ऐसे किसान का प्रजावची आप बोल देते हैं काश्तकार, किसान का प्रजावची आप बोलते हैं रैयत। लेकिन क्या इस एक्ट में किसान और रैयत और काश्तकार तीनों एक हैं? नहीं, ये कठिनाई को बढ़ाता है, ये कठिनाई को बढ़ाता है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, तो यही 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? पहले प्रकार के प्रश्न बहुत आसान, अन्य टॉपिक की तरह, जिसमें कि सीएनटी और एसपीटी कब लागू हुआ, कहां लागू हुआ, किसने लागू किया, इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शंस हैं, दोनों पर लागू हैं। तो ध्यान रखिए, अभी मैं आ रहा हूं, हड़बड़ा क्यों रहे हो? अभी तो मैंने अपनी बात ही शुरू की है अनिमेश, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं। अभी मैं आ रहा हूं कि हमको करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स लेट आए हैं। दूसरा दूसरा जो मैं सीएनटी की बात कर रहा था कि इसके किस सेक्शंस में, किस चैप्टर्स में कौन सी बातें हैं, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। और तीसरा टर्मिनोलॉजीज क्या है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हो गए। अब एक एक चले, चूंकि मैंने कहा कि ये पीटी और मेंस दोनों के लिए है, इन चीजों पर मैं चलूंगा, साथ ही साथ इस बात पर व्याख्या करूंगा, इस बात की भी व्याख्या करूंगा कि आज सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज आज हमारे सीएनटी एसपीटी में मूल्यांकन होना चाहिए कि इस बात का कि ये संशोधन होना की चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखें कि आपके पास एक एनालिटिकल दृष्टिकोण होना चाहिए, कोई भी चीज का एनालिटिकल दृष्टिकोण होना चाहिए। अंधाधुंध नकल मत करो, और खास करके विजय स्टडी सर्किल के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं करें। आप अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करें। अखबार में आने वाली हर खबर, टीवी पर चलने वाली हर खबर सही नहीं होती है, समझ गए? और ध्यान रखिए, खास करके वैसे खबर जो कि फैक्ट बेस्ड नहीं हो, उन चीजों को ध्यान रखिए। और एनालिसिस तो बिल्कुल, जैसे मैं आज देख रहा हूं, ये बायस्ड एनालिसिस होती है। अगर बायस्ड एनालिसिस नहीं है तो अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग विश्लेषण क्यों करते हैं? तो ये तो मैं आऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले आपके प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व करूं। पहले ये जो सबसे आसान चीज है, आपके पास पेन होने चाहिए और नोटबुक होना चाहिए। जो तैयारी कर रहे हैं, जो केवल सामान्य अपनी जानकारी के लिए कर रहे हैं, वो गंभीरता से सुनते रहे। पहला जो सामान्य है कि पहले प्रकार का प्रश्न, तो उसके बेसिक इन्फो लिखिए। सीएनटी एक्ट 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ, 11 नवंबर 1908 सीएनटी एक्ट लागू हुआ। ये तो सामान्य जानकारी, इसमें किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान रखिए, सीएनटी एक्ट 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ। तो झारखंड का छोड़ दीजिए आप, झारखंड के तो बात कीजिए आप कि उस समय वायसराय कौन थे। जिस समय सीएनटी एक्ट पारित हुआ, उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। दूसरा, इस सीएनटी एक्ट, लॉर्ड मिंटो थे। इस सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? ब्लूप्रिंट
इसका खाका किसने तैयार किया? जॉन एच हॉफमैन। जॉन एच हॉफमैन ने इस सीएनटी का ध्यान रखिए, लॉर्ड यस उसमें मिंटो फर्स्ट को जोड़ दीजिएगा। जॉन एच एफ हॉफमैन इसका खाका तैयार किए। अब आइए अगले प्रश्न से शुरू। ये सब सामान्य चीजें हैं। अब अगला फैक्ट जो देखिए सीएनटी एक्ट में, सीएनटी एक्ट क्यों लागू हुआ उससे पहले चलते हैं। सीएनटी एक्ट किस किस पर प्रभावी है? सीएनटी एक्ट किस किस पर प्रभावी है? ओरिजिनली केवल एसटी पर था, एसटी कम्युनिटी के लोग, एसटी पर सीएनटी लागू था। लेकिन बाद में प्लस कीजिए, एससी प्लस ओबीसी, एससी प्लस ओबीसी में ध्यान रखिए 1962 में सेक्शन 46 में इन दोनों को भी जोड़ा गया। यानी सीएनटी एक्ट एससी से पहले एसटी, एससी और ओबीसी तीनों पर लागू है सीएनटी। चलिए इसके बाद आइए, ध्यान रखिए, अब इसके क्षेत्र की बात कीजिए। पहले आइए कमिश्नरी में, सीएनटी एक्ट ये सब सामान्य है, ये आपको भी अभी कठिनाई नहीं है। ये सीएनटी एक्ट 4 प्रमंडल में लागू है। झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है कमिश्नरी, उसमें 4 में लागू है। ठीक है, 4 में लागू है। और इसका डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो इसके टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, आप जो संथाल परगना प्रमंडल के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, देवघर, दुमका, गोड्डा, ध्यान रखिए साहेबगंज, जामताड़ा, इनको अगर आप निकाल देंगे, पाकुड़, पाकुड़ भी जोड़िए, इन 6 को आप निकाल देंगे तो बाकी 18 जिलों में सीएनटी एक्ट लागू है। 18 डिस्ट्रिक्ट में सीएनटी एक्ट लागू है। अब आइए यहीं से अब आप क्वेश्चन आपके शुरू होंगे जहां पर आपके कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। ये बेसिक इन्फो थे। हाँ, सेक्शंस जान लीजिए। इसमें जो चैप्टर्स है 19 है, 19 अध्याय 19 है। और इसके सेक्शंस की अगर बात करेंगे तो 271 है, 271 धाराएं। क्या हमें 271 धाराएं याद करनी चाहिए? देखिए, अगर आप ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छा, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा अन्यथा 30 से 35 सेक्शंस को अगर आप याद करें तो मेरे अनुसार भी ठीक रहेगा। वो ये ध्यान रखिए कि 271 धाराओं को उनके डिटेल के साथ याद रखना एक कठिन काम है, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर ऐसा कर लेता है तो अच्छी बात है। जो नहीं कर पाता है तो ध्यान रखिए, एक व्यक्ति ने, सज्जन ने जवाब दिया है 281 धाराएं हैं। मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है कि 281 धाराएं हैं। अगर कहीं और सोर्स हो तो सोर्स को कोट किया जाए, मुझे, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा और शायद अपडेट मुझे भी पता चले। अन्यथा मुझे तो जानकारी है 271 धाराएं हैं सीएनटी में। 35 35 ध्यान रखिए कि थोड़ा सा मैं मुद्दे से फिर वापस आना चाहूंगा। हाँ, कि ये 35 बहुत है। जो हाँ दूसरा है कि जान दे रहे हो उसके लिए कितना क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा। तुम्हारा 10 क्वेश्चन है तुम्हारा जो है सीएनटी और एसपीटी से। ठीक है, 2 और जोड़ लो जो अन्य राज्य पर 12 क्वेश्चन है। उसके लिए तुम 271 धाराओं के पीछे 2 महीना लगा रहे हो समय। तुम्हारा और जो सेक्शन है तुम्हारा उसमें हिस्ट्री है, झारखंड हिस्ट्री है, झारखंड पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी में 271 धाराओं को याद कर लो। अगर कोई याद कर लेता है तो मैं उसकी दाद देता हूं कि अच्छी बात है। लेकिन पूरा जो नहीं याद कर रहा है और पूरा समय उसके पीछे, उस चैप्टर के पीछे अपना दे रहा है, उसको 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 लिए कहा इतना डिप्रेस हो रहे हो कि मेरा नहीं बनेगा। 10 क्वेश्चन में 2 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा तो इससे कौन सा आफत आ जाएगा? सारा प्रश्न बनाना जरूरी है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ जेपीएससी पास करने के लिए। न तो सीएनटी में 10 में 10 बना लिया और बाकी में 90 में जाकर करके 60 50 पर और 45 पर लटक गए। ये कौन सा स्ट्रेटेजी है? हमको पास करने से मतलब है, समझ गए ना? तो 30-35 धाराएं महत्वपूर्ण होगी जो जुबान पर रखिए। उसके अलावा आप जितना कर सकते हैं, जितना हो सकता है। मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, वो धाराएं कौन महत्वपूर्ण है, सारा ट्रिक नहीं बताऊंगा।
ये प्रोफेशनल क्लासेस ज्वाइन करने होंगे और केवल ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस से हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उनको कुछ एडवांटेज होना चाहिए। और लोग जो नहीं जुड़ पाए, उनकी अपनी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं, उनकी टाइम की कठिनाई हो सकती है, इसलिए हम लोग का दायित्व है उनको वो तरीके हम बता पाएँ। ठीक है? चलिए, जो ट्रिक मैं बताऊँगा, उसके अनुसार 12 क्वेश्चंस में 7-8 तो ज़रूर बन जाएँगे और अगर थोड़ा-सा आप मेहनत करें, तो 10 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इतना पर्याप्त होगा और 12 का 12 बनाना है तो कोई ऑप्शन नहीं है, 271 धाराएँ इसके याद करने होंगे और फिर एसपीटी के आपके 72 धाराएँ उसको याद करने होंगे। ठीक है? चलिए, अब आते हैं कि ये हमने बात कर दी। अब हम बात कर रहे थे क्यों लाए ये? आपसे डायरेक्ट पूछता है कि किस ट्राइबल मूवमेंट के कारण ये सीएनटी एक्ट आया? क्या इसका ट्राइबल मूवमेंट से लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। ट्राइबल मूवमेंट से लेना देना है। सीएनटी एक्ट जो आई है, वो मुंडा रिवोल्ट के कारण आई है। मुंडा रिवोल्ट का मुख्य कारण जो था खुटकटी व्यवस्था। खुटकटी व्यवस्था पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया था और खुटकटी व्यवस्था को आक्रमण के कारण मुंडाओं ने विद्रोह किया था। एक कारण मुंडा है, लेकिन मुंडा विद्रोह तो 1900 में खत्म हो गया फ्रेंड्स। ये आया 1908 में। एकमात्र कारण मुंडा नहीं था। ये आप एग्जाम में अगर जवाब देंगे तो मुंडा रिवोल्ट से किस विद्रोह के कारण आया, तो आपका जवाब होगा मुंडा रिवोल्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे थे। ये लोग फेस क्या कर रहे थे कि और जगह भी अन्य ट्राइबल्स का भी असंतुष्टि था। जिस तरह के ये परमानेंट सेटलमेंट लाए थे, अस्थाई बंदोबस्त लाए थे, उससे पहले छोटा नागपुर टेनर एक्ट लाए थे 1903 में, उससे पहले 1869 में भूत धात्री अधिनियम भी लाए थे, छोटा नागपुर एक्ट। इन सब एक्ट से लोगों के बीच में ध्यान रखिए, वही मैं बात कर रहा हूँ। अनिमेश आपने सही लिखा कि इसमें रिसर्च नहीं करना है, ठीक है? और इसमें रिसर्च नहीं करना है, आपको नंबर लाना है और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का जवाब देना है। तो मुख्य कारण था मुंडा रिवोल्ट, लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों की सोच ये थी कि जनजातियों में जो अशांति हो रही है, तरह तरह के विद्रोह हो रहे हैं, उस विद्रोह को भी दबाने के लिए हमको कोई उपाय करना होगा। और इस उपाय के तहत इन्होंने इस एक्ट को लाया और इसके प्रोविजंस लाए गए। तो इसका संबंध उससे है। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं कि अब आपके प्रॉब्लम्स पर चलते हैं। हमने कहा कि ये बेसिक इन ये पहला पोर्शन में कोई बहुत दिक्कत नहीं थी, ये कोई भी स्टूडेंट्स आसानी से आ, इसको जमा कर सकता था, जो फैक्ट्स हमने बताया, और ये हर जगह अवेलेबल है और चीजें भी हर जगह अवेलेबल है। आपने उस चश्मे से देखा ही नहीं है। आप मुझे बताइए, झारखंड सेक्शन की जो किताबें आप पढ़ते हैं, उसमें कौन सी ऐसी किताब है जिसमें एक एक सेक्शन नहीं दिया हुआ है? जो ढंग की किताबें हैं, बेढंगे किताब, बेढंगे कोचिंग, इनके पीछे मत जाइए। अब बेढंगे टीचर के पीछे, ढंग की किताब, ढंग के टीचर और ढंग के मटेरियल पर आप जाइए, किसमें सारे सेक्शंस नहीं दिए हुए। तो इसके लिए फिर बेयर एक्ट क्यों खरीदते हो? इसके लिए सीएनटी का लॉ का किताब लेकर, मोटा मोटा किताब लेकर के अपना प्रॉब्लम क्यों करते हो? कौन सा ऐसा बेसिक किताब झारखंड में जो आपको हमने बताया, उसमें ये धाराएं नहीं दी हुई है, उसमें चैप्टर्स नहीं दिए हुए हैं, जहां से हमारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं? फिर भी आप इस क्लास का डिमांड क्यों करते हो? इसलिए आप डिमांड करते हो कि यही मटेरियल और क्लास जमीन आसमान का अंतर है। क्लास का मुकाबला मटेरियल नहीं कर सकता। और अभी आप देखते जाइए। अब आइए आपकी परेशानियों पर। आपकी परेशानी नंबर 1 कि सभी धाराएं याद नहीं होती हैं या 35 भी नहीं याद होती है। पहली प्रॉब्लम आपको ये टर्मिनोलॉजी का अर्थ नहीं पता है कि किस टर्मिनोलॉजी का क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी का अर्थ। अब देखिए उसका उपाय क्या है। पहले प्रॉब्लम में आइए, पेन लीजिए और नोटबुक लीजिए। ठीक है, पेन लीजिए और नोटबुक लीजिए। आप ध्यान रखिए, पहले प्रॉब्लम का मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद दूसरे प्रॉब्लम का सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सीएनटी कल किसी, इसलिए मैंने उस लड़के का मैसेज पढ़ के मैंने डिसाइड किया कि मैं आज सीएनटी का क्लास लूंगा। उस लड़के का मैसेज था, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है। समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है, तो अभी समझिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है नहीं, कैसे पढ़ना है लिखिए। वो तो बता ही दिए कि मैटर आपके पास है ही। क्या करना चाहिए, फर्स्ट राउंड में जैसे सीएनटी एक्ट पर आइए। सीएनटी एक्ट में फर्स्ट राउंड में ये आपसे आराम से होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड में आपको 1900 चैप्टर का दो चीज हेडिंग डालना है। 19 चैप्टर का, उससे हमारा 30% प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसे क्या दो चीज डालना है, पहला चीज
कि जैसे 19 चैप्टर है, पहला चैप्टर में कितने सेक्शन है, ठीक है? पहले चैप्टर में कितने सेक्शन है, ठीक है? पहला चैप्टर में कितने सेक्शंस है, ठीक है? पहले चैप्टर में कितने हैं, दूसरा में क्या है, दूसरा चीज कि हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, हेडिंग हेडिंग सबका कीजिए, अभी कीजिए, मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व होंगे। हेडिंग डालिए क्या, अब देखिए पहला चैप्टर लिखे, चैप्टर रोमन में लिखेगा, चैप्टर 1 सेक्शन बगल में लिखेगा, ज्यादा मत लिखेगा, सेक्शन 1 to 3, 1 ऐसे लिखेगा 1-3, 1-3। अभी देखिए 1900 चैप्टर में याद करवाता हूं कि नहीं, 1900 चैप्टर याद होगा, फिर टर्मिनोलॉजी पर चलेंगे। क्या है इसमें मैटर क्या है, डिटेल नहीं जाना है, लिखिए नाम, विस्तार और परिभाषा, नेम, एक्सटेंट एंड डिफिनीशन, पहला चैप्टर में है, नेम, एक्सटेंट एंड डिफिनीशन, नेम, एक्सटेंट और डिफिनीशन पहला चैप्टर में है, पहला चैप्टर में नेम, एक्सटेंट, डिफिनीशन, और इसका सेक्शन कितना है, 1 to 3। चैप्टर नंबर 2 लिखिए, सेक्शन 4 to 8, 4 से लेकर 8। अरे अभी क्यों हड़बड़ा रहे हो, अभी तो मुझे लिखवाने दो ना, हड़बड़ाओगे तो कैसे होगा, अभी सब बताएंगे। अब देखो इसका हेडिंग लिखो, काश्तकारों के वर्ग की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, काश्तकारों के वर्ग की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। अब यही नहीं पता है कि काश्तकार किसको बोलते हैं, थर्ड राउंड में रैयत और काश्तकार में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस। चैप्टर 3 9 से 14 सेक्शन, 9 to 14, 9 to 14, 9 से 14। इसका हेडिंग लिखिए, भूधारक प्लस भूमि अंतरण, लैंड होल्डर्स प्लस लैंड ट्रांसफर, इसमें 3 में है, 3 में। थैंक यू धर्मेंद्र, आपने लिखा कि टॉपिक झकास है, झकास तो है या बेवजह का डरता है लोग, फिर लिखिए चैप्टर 4 में लिखिए सेक्शन 15 से 25, ठीक है? इसमें है अधिभोगी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत, यही पता नहीं अधिभोगी किसको बोलते हैं, अनधिभोगी क्या है, भुगत बंधु बंधक क्या है, अभी मैं आ रहा हूं आगे, पहले इसको एक ब्लूप्रिंट आपका तैयार करवा रहा हूं। अधिभोगी रैयत 15 to 25, आप देखें चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 आपने सही कहा है, 15 से 36 होगा, करेक्ट कर लीजिए उसको, चैप्टर 4 15 से 36 होगा, करेक्शन बिल्कुल सही रोहित, 1536 चैप्टर, यस 36 तक। फिर आइए चैप्टर 5, थैंक यू, चैप्टर 5 सेक्शन 37, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, रैयत हैविंग खुटकट्टी अधिकार। अब खुटकट्टी पता ही नहीं है, खुटकट्टी अधिकार रैयत किसको बोलते, 37 चैप्टर 5 में। फिर आइए चैप्टर 6, 38 to 42, 38 से 42, अनधिभोगी रैयत, अनधिभोगी नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अनधिभोगी रैयत, ये 38 to 42। चैप्टर 7, 43, इसमें सेक्शन है 43,
चैप्टर 7 में 19 लिखने हैं। जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं थोड़ा सा वेट करें, तो इंटरेस्ट के कारण देख रहे हैं, आपके काम की बातें भी तुरंत होगी। जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत काम की बातें अभी हो रही हैं। फिर लिखिए, ऐसा फुट नोट्स बनाओगे, पहले चैप्टर को रट लो, चैप्टर और सेक्शन रट लोगे 30% प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैं बता रहा हूं, सीधे रटने का सेक्शन रटना शुरू कर देते हैं, सीधे सेक्शन नहीं रटना है। चैप्टर 7 में आइए, 43 लिखा आपने, इसका हेडिंग डालिए, इसका हेडिंग डालिए, अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमि, द लैंड फ्री फ्रॉम चैप्टर 4 एंड 6। वो ऐसी भूमि की चर्चा है जो अध्याय 4 और 6 के अंतर्गत चैप्टर 4 और 6 में नहीं आती। उसके बाद आइए चैप्टर 8, इसका सेक्शन है 44 टू 51, 44 से 51, 44 टू 51, ध्यान रखें। इसका हेडिंग है, अभी मैं आऊंगा तुरंत, अभी तुरंत इसको फिनिश करने के बाद शब्दावली, जो सबसे तीसरा और कठिन माना जाता है। भुगत बंधु बंधक क्या है? व्हाट इज भुगत बंधु बंधक? अधिभोगी रैयत किसको बोलते हैं? अनधोभी रैयत कौन है? काश्तकार किसको बोलते हैं? रैयत किसको बोलते हैं? यही सब प्रॉब्लम करता है आपको। और आप अगर मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 44 से 51 का हेडिंग डालिए, लिखिए, जोतो और भूधुत्रियों के पट्टे और अंतरण। जोत प्लाउस और लैंड होल्डिंग्स, पट्टा एंड ट्रांसफर, जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। चैप्टर 9, चैप्टर 9 सेक्शन 52 टू 63, 52 से 63। चैप्टर 9 19 चैप्टर हमें देखने हैं, जल्द से जल्द आप लिखिए ताकि हम कॉन्सेप्ट पर ज्यादा आ सके। चैप्टर 9 52 63, लगान का भुगतान, पेमेंट ऑफ द लगान, लगान का भुगतान। चैप्टर 9 में आपने देखा। चैप्टर 10 सेक्शन 64 टू 75, चैप्टर 10 धारा 64 से 75, इसका हेडिंग है भूस्वामी और काश्तकार के लिए उपबंध, फॉर लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। अब देखो, भूस्वामी देख करके सोच रहे होगे कोई जमींदार। सीएनटी एक्ट में भूस्वामी का मतलब है सरकार, गवर्नमेंट, सरकार भी। और ऐसे पर भूस्वामी आपसे लोगों को जमींदार के बारे में बोल रहा है। अभी आ रहे हैं कि भूस्वामी कौन है। भूस्वामी लैंडलॉर्ड्स प्लस टेनेंट्स के लिए उपबंध। ये टेनेंट्स क्या होता है? व्हिच टेनेंट्स? रैयत और टेनेंट्स में क्या डिफरेंस है? चैप्टर 11 लिखिए, 76 टू 79, 76 से 79, इसमें है कॉन्ट्रैक्ट, रूढ़ी और संविदा, टोट एंड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आइए चैप्टर 12, यस, चैप्टर 12 के सेक्शन है 80 टू 100, 80 से 100। चैप्टर 12, इसमें अधिकार अभिलेख है, राइट इंस्क्रिप्शंस, अधिकारों के उल्लेख है। चैप्टर 13, चैप्टर 13 सेक्शन 101 टू 117, भूमि संबंधी शर्तें, लैंड रिलेटेड टर्म्स। 13 चैप्टर 14, 118 से 126, सेक्शन 118 टू 26, 118 से 126, इसमें है भूस्वामियों की विशेषाधिकार भूमि का उल्लेख।
मेंशन ऑफ द प्रिविलेज लैंड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, भूस्वामियों के विशेषाधिकार भूमि का उल्लेख चैप्टर 14 में, 14 में। चैप्टर 15, चैप्टर 15 टोटल 19 है। हम लोग अब समाप्ति पर आ रहे हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट राउंड में इसको कैसे याद किया जाए। चैप्टर 15 127 टू 134, 127 से 134। इसमें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, खुटकट्टी राइट होल्डर रैयत, ग्राम मुखिया, विलेज हेडमैन, तथा अन्य अभिधारियों की बाध्यताएं, ऑर्डर होल्डर्स लिमिटेशन, अन्य अभिधारियों की बाध्यताएं, ऑर्डर होल्डर्स लिमिटेशन, ये 127 से 34। अब आइए चैप्टर 16 135 टू 229, 135 से 229। इसमें लिखिए उपायुक्त द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के बारे में, रिगार्डिंग जुडिशियल प्रोसेस बाय डीसी, उपायुक्त द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के बारे में। चैप्टर 17 230 से 238, परिसीमा लिमिटेशन, लिमिटेशन। चैप्टर 18 239 टू 56, मुंडारी खुटकट्टीदारों के विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन ऑफ द मुंडारी खुटकट्टीदार। और लास्ट में चैप्टर 19 सेक्शन 257 टू 271, चैप्टर 19 सेक्शन 257 से 271, सप्लीमेंट्री प्रोविजन, अनुपूरक उपबंध, चैप्टर 19 सेक्शन 257 से 269 71, अनुपूरक उपबंध। चलो अब तैयारी कैसे करोगे, इसको क्या करना है। सबसे पहले आज आपने नोट किया, इसको अपने राइटिंग में बढ़िया से बोल्ड अक्षर में 2 पेज में आ जाएंगे सब चैप्टर और बगल में सेक्शन और हेडिंग। इनको याद करो। इनको कैसे याद करें, इनको याद करने आप एक साथ सोचते हो कि 1900 हमारे चैप्टर याद हो जाएंगे और सारे सेक्शन हमको 271 याद हो जाएंगे। कितनी मेहनत किया आपने उसको याद करने के लिए, कौन सी ट्रिक आपने अपनाया। मैं बता रहा हूं आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये कठिन है, सब जानते हैं कठिन है। गांधी जी पढ़ने में हमको कम टाइम लगेगा, हमको और चैप्टर पढ़ने में कम टाइम लगेगा, लेकिन जितना टाइम हम 10 मिनट गांधी जी पर देने उतना टाइम हम एसपीटी पर देंगे और तब ये सोचेंगे कि हमें सारे याद हो जाए या सीएनटी याद हो जाए। नहीं, तो क्या करना होगा, आप सबसे पहले अपने राइटिंग में बोल्ड में लिखो, उसके बाद सेकेंड राउंड में आओ। सेकेंड राउंड में आओ कि 19 चैप्टर है, 19 चैप्टर में पहले 3 को अलग करो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 रफ पेज में, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 के हेडिंग, और आप सेक्शन याद करो ना, लिखो उसको 2 बार रिवाइज करो, 3 करके दो, और दिक्कत होती है 2 करके दो, थोड़ा सा कंफर्टेबल है तो 4 करके दो। देखो 1.5 से 2 घंटा में सारा चैप्टर और सेक्शंस का नंबरिंग याद हो जाएगा कि किसका क्या हेडिंग है। ये 30% आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तब ताकि आपको एक बेसिक इन्फो मिलेगा कि किसमें क्या। जैसे लगान का कोई वहां क्वेश्चन पूछा हुआ, तो लगान का अगर हमको चैप्टर याद अगर हो जाएगा कि लगान का उल्लेख कहां है, अभी आप पढ़ो कि कहां है लगान का उल्लेख। लगान का उल्लेख तो कई जगह है, लेकिन मेनली एक चैप्टर जो फोकस है लगान का, वो किस चैप्टर में आपका फोकस है। लगान को देखो आप, उपायुक्त कोई ऑर्डर जारी करते हैं, उसके लिए कौन सा चैप्टर है। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वहां पर चैप्टर का ऑप्शन आपका लिमिटेड हो जाएगा। 3 और 4 में क्या है, ये तो मैंने स्पष्ट बताया था। चैप्टर 3 में था भूधारक भूमि अंतरण,
लैंड होल्डर्स लैंड ट्रांसफर। 4 में था अधिभोगी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत, 4 में ऑक्यूपेंसी रैयत था। और आर्टिकल्स जो थे आपके 3 को बताए गए थे, 9 से 14 और 15 से 36 4 की। ठीक है, अब देखिए कि आपने इतनी मेहनत कहाँ की है, आप किताब लेकर के उसको कर रहे हैं, तो पहले आप चैप्टर को आप और सेक्शंस को एक जगह कलेक्ट करके हेडिंग करो कलेक्ट, और आप उसको याद करो। एक बार में नहीं होता है, 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो। ये मत सोचो कि फिर तुम्हारा वो परमानेंट याद रहेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं याद रहेगा। लेकिन अगली बार रिपीट करेंगे, कम टाइम लगेगा। दूसरा, हमारे पास वहां ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं। तो पहला रास्ता ही आप कठिन क्यों करते हो? पहला रास्ता तो इजी करो, अगला दो फिर रास्ता कठिन है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन केवल इतना ही नहीं होता है कि किस चैप्टर में कौन सा सेक्शन है, किस चैप्टर में हमारा कौन सा। थैंक यू, थैंक यू जेएसएससी सीजीएल 2019 विनर्स, वेरी गुड ग्रुप। और आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है। अगर फर्स्ट राउंड को तो आसान करो, अब सेकेंड राउंड में क्वेश्चन इतना ही नहीं रहता है कि किस चैप्टर में क्या है, क्वेश्चन रहता है कि किस सेक्शन में क्या है। अब आओ, किस सेक्शन में क्या है, तो हम 271 सेक्शन से, तो हमने क्लास के शुरू में आपको क्या कहा, अगर आप 271 सेक्शन को याद करना चाहते हो, असंभव नहीं है। इसी इंस्टीट्यूट के ऐसे ऐसे छात्र हैं जो सारे सेक्शन लगभग याद किए। मेहनत क्यों नहीं होगा, उसको मेहनत करो। वो 35 कौन महत्वपूर्ण है, अभी आओ अलग बात है, अभी आगे बढ़ते जाओ। नहीं तो 271 भी करना चाहोगे वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अब आइए कि अब कठिनाई क्या है। कठिनाई ये है कि याद इसलिए भी नहीं होता है कि बहुत सारे चीजों का अर्थ ही नहीं पता है। अब उसी पर हम आ रहे हैं, बहुत सारे चीजों का अर्थ नहीं पता है। जैसे अभी बोल रहे थे अधिभोगी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत, फिर बोल रहे हैं अनधिभोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर बात कर रहे थे काश्तकार, टेनेंट, ठीक है, टेनेंट, और फिर बात करते हैं रैयत। तो इसका मीनिंग ही नहीं जब पता है तो याद कैसे होगा। तो अब आते हैं उसका मीनिंग पता करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लिखो, इंपॉर्टेंट, चलिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। चल अब देखिए कि ध्यान रखिए, एक एक करके आगे क्यों बढ़ रहे हैं। अभी तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हमको मिलेंगे। आप में से किसी ने पूछा जर पेश की क्या, बहुत सारे चीज हमको पहले बेसिक तो बता दे दीजिए। यहाँ तो रैयत, काश्तकार, खुटकट्टीदार, इन सब का ही मतलब नहीं है, वो तो आप बहुत आगे चले गए, उनका मतलब तो पता चलेगा ही। पहले इनको तो क्लियर करने दीजिए कि ये क्या है। टर्मिनोलॉजी में जिसको समझ में नहीं आएगा तुरंत रोकेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक पर आते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी पर। ठीक है, अभी आप अंतर देखेंगे, रैयत कौन है, हु इज रैयत, रैयत कौन है। अब शब्दों पर गौर कीजिएगा, किसको रैयत बोलते हैं। ठीक है, वैसा व्यक्ति, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, वैसा व्यक्ति, आप चाहे तो धीरे धीरे नोट भी कर सकते हैं। रोहित महतो आपने जवाब दिया किसान, यही बात तो मैं चर्चा कर रहा हूं, इतना आसान नहीं है। काश्तकार भी किसान है, रैयत भी किसान है, समझ गए। ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में रैयत क्या बोला गया है, किसको बोला गया, ये बात हो रही है, ये कानून है। सामान्य समझ नहीं है कि पर्यावाची हम बोल दें कि किसान है। ठीक है, अब आइए पहली चीज कि ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं, या तो स्वयं, एक ऑप्शन देखिए, ऑब्लिक परिवार के सदस्य द्वारा, बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है, या भारे के सेवकों द्वारा, कोई उसके सेवक होंगे, ठीक है, उसके असिस्टेंट, उनके द्वारा
खेती के लिए भूमि धारण किया हो, भूमि धारण किया हो खेती के लिए, ठीक है। अब इस रैयत के भी कई आएंगे, मूल रैयत, कई अमीर रैयत, वो पहले पहले रैयत कौन है? जो खेती के लिए भूमि धारण करता है, खेती जो खेती करेगा, या तो ठीक है, या तो स्वयं द्वारा या परिवार के सदस्य द्वारा, ठीक है, या कोई उसके सेवक द्वारा उसको जमीन उपलब्ध कराई की गई है, उसको रैयत बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलिए, रैयत कौन हो गया। अब आइए, काश्तकार कौन है? हु इज टेनेंट? जब तक इन शब्दों का अर्थ नहीं जानिएगा, तब तक आप आगे सेक्शंस को भी नहीं समझ पाइएगा कि रैयत के लिए क्या है काश्तकार। रैयत स्वयं भूमि धारण किया है, रैयत हिमसेल्फ हैज टेकन द लैंड। काश्तकार कौन है? देखिए, इसका डिफिनीशन दिया गया है, काश्तकार का डिफिनीशन दिया गया है चैप्टर 2 में और सेक्शन 4 में। काश्तकारों के 4 वर्ग बताए गए। चैप्टर 2 ये सब भी पूछता है, ये सब आपके मिलेंगे, ध्यान रखिए। काश्तकार वो व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो। शब्दों पर गौर कीजिएगा, किसी अन्य व्यक्ति के अधीन, यानी उसका लैंड नहीं है। काश्तकार वो व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता, तो लगान किसको देता है? वो लगान जिसका भूमि धारण वो सरकार को नहीं दे रहा है, वो उस व्यक्ति को दे रहा है। टेनेंट बोलते हैं एट द प्रो, आपका काश्तकार नहीं होगा, ये टेनेंट होता है अंग्रेजी में, उसको काश्तकार को टेनेंट। अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है और उसी को लगान देता है, ये हो गया काश्तकार। और रैयत कौन हो गया? रैयत जो अपने धारण किया है या परिवार के सदस्य द्वारा दिया गया हुआ। रैयत, दोनों में अंतर समझ में आ गया। लेकिन इस काश्तकार के 4 वर्ग, यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। इस टेनेंट के 4 वर्ग है, प्रकार है। ऐसे रैयत के, ये काश्तकार के 4 प्रकार है। चारों का फिर नाम लिखिएगा, एक पेज ले लीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखिएगा, ज्यादा बढ़िया है। विजय स्टडी सर्किल के जो स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड वरी, समझ गए। लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स नहीं है विजय स्टडी सर्किल के ऑनलाइन ऑफलाइन, वो अपने नोट्स को इस तरह से लिखें। 4 प्रकार काश्तकारों को, अब ये चारों टर्मिनोलॉजी है, इसको जब तक नहीं समझेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा। पहला है भूधारक, हिंदी में लैंड होल्डर्स, ऑब्लिक उपभूधारक, सब लैंड होल्डर्स। ये काश्तकार का पहला प्रकार है। किसको बोलते हैं लैंड होल्डर्स? रैयत हमने देखा जो खुद खेती कर रहा है, काश्तकार हमने देखा कि किसी और के लिए खेती कर रहा है, ठीक है, किसी और के जमीन पर खेती कर रहा है। तो ये भूधारक किसको बोलते हैं? देखिए, वैसा व्यक्ति, सच पर्सन, जो अपनी जमीन, या तो अपना जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती के लिए धारण किया, फॉर द कल्टीवेशन, अपनी जमीन या दूसरे की जमीन खेती के लिए धारण किया है, ठीक है, और लगान चुकाता है, पेज द रेवेन्यू, वो कहलाएगा भूधारक, लैंड होल्डर्स। अभी तक तीनों को आप एक ही समझ रहे थे, रैयत को एक समझ रहे थे, काश्तकार को एक समझ रहे थे, और भूधारक को एक समझ नहीं। अपनी जमीन या दूसरे की जमीन खेती के लिए धारण करता है, और देखिए इतना ही नहीं, और लगान चुकाता है, एंड पेज द रेवेन्यूज, वो कहलाएगा भूधारक। इसका ऑब्लिक आप किए ऊपर में, वो भूधारक कौन है?
इसका वंशज, इसके जो हेरिडिटरी आगे के जनरेशन आएंगे उसको भी ये जमीन मिलेगी, उनको कह दिया जाएगा उपभूधारक। जो अपनी जमीन या दूसरे की जमीन खेती कर रहे हैं, उपभूधारक। तो पहला प्रकार हो गया काश्तकार का भूधारक। दूसरा प्रकार हो गया काश्तकार का ही एक प्रकार है रैयत। रैयत, अब ये गौर से सुनिएगा क्योंकि इसके लिए अलग अलग चैप्टर है। रैयत के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार के रैयत हैं। ऐसे ऐसे और ऐसे तीनों लिखिए। जैसे अधिभोगी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंट रैयत, अनअधिभोगी रैयत, और तीसरा दर रैयत, तीसरा मुंडारी खुदकट्टीदार। अधिभोगी रैयत किसको बोलते हैं? अधिभोगी रैयत उसको बोलते हैं जिसको अपनी जमीन पर अधिभोग का अधिकार हो, यानी उसको यूज करने का अधिकार हो। वैसे रैयत जिसको अपनी जमीन पर अधिभोग यूज करने का अधिकार हो, वो कहलाएगा अधिभोगी रैयत। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा अनधिभोगी रैयत। जिसको अपनी जमीन पर अधिभोग का अधिकार नहीं हो, वो कहलाएगा नॉन ऑक्यूपेंसी। ठीक है, नॉन ऑक्यूपेंट। अब आइए, और तीसरा है मुंडारी खुदकट्टीदार। यही समझिए, इस टर्मिनोलॉजी को समझिए। जहां तक ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मुंडारी खुदकट्टीदार, ठीक है, मुंडारी खुदकट्टीदार का चैप्टर 2 सेक्शन 8 में विस्तार से परिभाषा दिया गया है। चैप्टर 2 सेक्शन 8, कौन है मुंडारी खुदकट्टीदार, इसके लिए पूरा ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया। क्या आया? मुंडारी खुदकट्टीदार वो व्यक्ति है, वो मुंडारी है जिसने उसके परिवार के सदस्य द्वारा जो जमीन खेती योग्य थी। यस धर्मेंद्र, वही काम मैं कर रहा हूं, खुदकट्टीदार के बारे में मैं बता रहा हूं। खूंट का अर्थ होता है वंश, या उसका एक अर्थ परिवार भी होता है। मुंडा लोगों में यह परंपरा थी, जंगल चारों तरफ था, तो जिस परिवार या वंश के लोग जंगल साफ करते थे, ठीक है, ठीक है, लाइक वाला क्या आपने लिखा है मैं समझ नहीं पाया। बेली आइकॉन क्लिक होता ही नहीं है, ये तो टेक्निकल मामला है, कोई बता सकते हैं इसमें तो बताएं। ये इन्होंने जमीन साफ किया, खूंट जमीन साफ किया तो जमीन उनकी, अब उनका वंश आगे आते जाएगा तो उसको जमीन मिलते जाएगी। तो अंग्रेजों ने छीनना शुरू कर दिया, इसलिए मुंडा रिवोल्ट हो गया। अब सीएनटी एक्ट द्वारा मुंडारी खुदकट्टीदार की पहचान की गई। वो जिनके पिता दादा जिन्होंने जमीन साफ किया था, खुदकट्टी के तहत खूंट साफ किया था, उनको अधिकार दिए जाएंगे अपने जमीन में। तो मुंडारी खुदकट्टीदार वो हुआ जिसको अपनी वंश परंपरा से जमीन मिली हुई है, जिन्होंने साफ किया। अब समझ गए, इसकी परिभाषा सेक्शन 8 में चैप्टर 2 में दी गई है। मुंडारी खुदकट्टीदार समझ गए? एनी प्रॉब्लम? अपनी बुद्धि लगाओ और शब्दों पर गौर करो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, क्लियर हो जाएंगे। अभी आ रहे हैं भुगत बंधु बंधक। उससे पहले फ्रेंड्स एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि मेंस के लिए पर्पस से भी एनालिटिकल भी है, हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अभी मैं आपसे 2 मिनट आपका समय लूंगा करंट इशू पर भी, और शायद आप में से भी अधिकांश लोग एक समुदाय विशेष को टारगेट किए होंगे कि इन्हीं के कारण कोरोना वायरस फैल रहा है। अखबारों के न्यूज, चैनल्स के न्यूज, टीवी के न्यूज में अपनी बुद्धि भी लगाइए। शब्दों के हेरफेर से अर्थ का अनर्थ होता है। मरकज के कारण कोरोना फैल रहा है,
अखबारों में आ रहे हैं, किसी खास समुदाय के कारण कोरोना फैल रहा है। ये कितनी भ्रामक जानकारी आप कर रहे हैं। आपके अंदर ये आक्रोश पैदा किया जा रहा है। डेली एक ही न्यूज़ को आप चलाएँगे, तो लोगों को विश्वास होगा। पहली बात मुझे ये जवाब जवाब दीजिए। कितने लोगों को पता है कि मरकज़ क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? दूसरी बात, मुझे ये जवाब दीजिए। कोरोना संक्रमित मरकज में आए मिले हैं, मिलेंगे ही ना, जहां पर इतने लोगों का जमावड़ा होगा, जहां से विदेशी लोग आए हैं, तो वहां कोरोना आएगा ही। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? सवाल ये बात है कि मरकज की अनुमति प्रशासन द्वारा ली गई। महाराष्ट्र में प्रशासन ने अनुमति नहीं दी गई थी, नहीं हुआ वहां पे। मरकज के कारण जब मरकज चल रही थी, उस समय उस समय ध्यान रखिए, उस समय ही लॉकडाउन हो गया। ये लोग जाकर के नहीं वहीं रह गए। अब शब्द का हेर-फेर देखिए, शब्द का हेर-फेर देखिए। छिपे हुए थे कि शरण लिए हुए थे? दोनों चीज़ हो सकता है। कुछ जगह लोग छिपे हैं, ठीक है? कुछ जगह लोगों ने शरण लिया है, समझ गए? अब मुझे बताइए, ये 2 कारणों से हो सकता है। जो छिपे हुए थे, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे और वो गलत लोग थे, ठीक है? जो शरण लिए हुए थे, मान करके लिए थे। जैसे आप बताइए, हमारे मंदिरों को अगर आप तलाश कीजिएगा, तो हमारे मंदिर में भी बहुत लोग शरण लिए हुए हैं। छापा मार के देखिए आप। अगर आप ये कह दीजिए कि छिपे हुए हैं शरण लोगों को, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। शरण लिए हुए हैं आप रांची के अंतर्गत ही मंदिरों में जाइए, बहुत लोग हैं। अभी खबर आई कि गुरुद्वारे में 500 लोग शरण लिए हुए हैं और उसको दे दे कि छिपे हुए हैं। दूसरा, ये लोग क्यों नहीं पता है? ये लोग क्यों नहीं पता है? तो 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, इनको पता ही नहीं है कि बताना भी चाहिए, या डर के मारे नहीं किए। पता नहीं है कैसे? बागपत के डीएम और एसपी साहब जिस दिन ताली बजाने की बात थी, उस दिन रोड पर क्यों निकले थे? वो सही था? जानबूझकर किया कि कोरोना फैलाने के लिए उन्होंने किया? इग्नोरेंस में किया? किस कारण से वो रोड पर निकले थे जबकि डीएम और एसपी साहब पढ़े लिखे लोग हैं? रोड पर आपने तस्वीर देखी थी ना? तो वहां क्या बोलेंगे आप? 25 तारीख को रामलला का भव्य पुनर्स्थापन क्यों हुआ? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए हुआ? मुझे बताइए। तो ये शब्द के हेर-फेर से अलग हो जाएगा। शब्द के हेर-फेर से अलग होगा। सभी जगह मस्जिदों में मिल रहे हैं। सभी जगह आप मंदिरों को सर्च कीजिए तो मिलेंगे आपको। लेकिन शब्द को बताइए क्योंकि पूरी कौम गलत है। दूसरा, अगर वो छिपा रख रहे हैं कोरोना पॉजिटिव को, कोरोना, तो उससे घाटा किसको है? वही लोग शिकार हो रहे हैं। वही लोग सबसे पहले शिकार हो रहे हैं, मरेंगे, जो ऐसा कर रहे हैं। बताइए, तो ऐसा चीज जिससे कि दूसरा इफेक्ट हो, पहले तो अपने इफेक्ट। अगर एक जगह जमावड़ा होगा लोगों का, तो ध्यान रखिए कि तो वहां कोरोना फैलेगा और सबसे पहले जो जमावड़ा कर रहा है उसी में कोरोना फैलेगा। तो इसमें फिर जरूर कुछ शरारती लोग भी ऐसा कर रहे हैं। शरारती लोग ऐसा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाना चाह रहे हैं। मुस्लिम के अंतर्गत भी कट्टरपंथी लोग हैं, हिंदू के अंतर्गत भी कट्टरपंथी हैं। 55 से लेकर अभी तक लिस्ट बनाइए, कितने मुसलमानों ने आपका हित किया और कितने हिंदुओं ने आपका हित किया। लिस्ट में संख्या देख लीजिए। यहाँ जाति और धर्म से क्यों जोड़ते हो? सिरफिरा सब में है, उस कौम में भी है, हिंदू में भी है सिरफिरा। ये फीलिंग लाई जा रही है कि पोलराइजेशन के लिए, नहीं ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये लोग ऐसे ही झूठ में चलते हैं। सुनी सुनाई बातों में जहां पिछड़ापन होगा, वहां कट्टरपन होगा। दुनिया का सबसे पिछड़ा समुदाय इस मुस्लिम समुदाय है। वहां पर कट्टरपन होगा और इनको अगर पिछड़ा होता है तो इनको, इनके जो नेता अगर गलत हो जाए तो बहका देते हैं। लेकिन इससे धर्म गलत नहीं हो जाता है, इससे धर्म कोई गलत नहीं होता है। आप आपको पता है, आप ये न्यूज पढ़ रहे हैं कि पत्थर बरसाए गए डॉक्टर पर, कोई भी इस कदम का सहन नहीं करेगा सहयोग।
चाहे हिंदू बरसाए, चाहे मुसलमान बरसाए या सिख बरसाए, ये कोई सही नहीं कहेगा, ऐसा कोई किया तो गलत। लेकिन लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे तत्व को अलग करना है। दूसरा, कितने लोगों को पता है कि इन्होंने डॉक्टरों का विरोध किया? क्योंकि इनके कौम के नेताओं ने इनको भड़का दिया कि ये एनपीआर के लिए जानकारी मांगी जा रही है। एनपीआर के लिए, एनपीआर के लिए जानकारी मांगी जा रही है। अब बताइए कहां से कहां बात चली गई और ये इसको मान लिए। इसी तरह से अपनी बुद्धि रखिए, हमारे देश के मुख्य विशेषता रही है, हर धर्म मजहब मिलजुल कर रहे हैं, मिलजुल कर रहिए। और ये कोरोना में हिंदू मुस्लिम नहीं ढूंढे, ठीक है। और ध्यान रखिए कि जहां भी पिछड़ापन होगा वहां पर ऐसे तत्व ज्यादा हावी होंगे और दोनों ही तरफ से लोग, कुछ लोग मिसगाइड करते हैं, आप राजनीतिक रोटी को सेकते हैं और समाज का पोलराइजेशन किया जाता है। इसमें धर्म और कौम, कोई धर्म कौम में नहीं सिखाता है ये करने के लिए। अनभिज्ञता के कारण कोरोना वायरस के साथ रह रहे हैं, अनभिज्ञता के कारण कर रहे हैं। कुछ शरारती तत्व भी हैं। हम लोगों को हर कौम के शरारती तत्व का पहचान करना है और ध्यान रखना है। उसी तरह से ये पढ़ाने वाले लोग में भी घटिया घटिया लोग घुस गए हैं, गलत सलत पढ़ा रहे हैं। कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें कि गलत लोग नहीं है और अच्छे लोग नहीं है? तो अच्छे लोगों की पहचान कीजिए। और मुझे तो बड़ा आक्रोश आता है, इसलिए मैंने आपसे ये शेयर कर लिया। हालांकि ये आज तो हमारा टॉपिक अलग था, लेकिन मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ कि मैं जो अखबारों को पढ़ता हूँ और मैं जो न्यूज को देखता हूँ, तो मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आती और मैं एनालिटिकल होकर सोचना लगता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और हम लोग किस ओर जा रहे हैं। किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, किसी तथ्य को नहीं देखना, चीजों को एनालाइज नहीं करना, इसलिए मेंस में कम नंबर आता है। घटिया घटिया वन साइडेड लिख 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 कर आप जो है, इसलिए कम नंबर। देखें, ध्यान रखिए कि हमें न्यूट्रल ओपिनियन रखना होगा, क्योंकि मैं विजय स्टडी सर्कल के स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ कि ऐसे ऐसे मैसेज और ऐसे ऐसे चीजों को फॉरवर्ड करते हैं जो कि वो बायस्ड होते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ होते हैं। कोई धर्म गलत नहीं होता, धर्म के व्याख्याकार गलत होते हैं। और जहां पर पिछड़ापन रहेगा वहां भड़काना, सभी समुदाय में अच्छे लोग हैं खराब है, और इस चीज को मानना होगा। और ये ध्यान रखिए, और आप सब भी अच्छी चीजों को फैलाइए और अच्छे ढंग से हम लोग मिलजुल कर रहें, ज्यादा बढ़िया है। और गलत चीजों का विरोध होना चाहिए, कम से कम जो इंटेलेक्चुअल है उनको ये बात। टर्मिनोलॉजी को लिखिए। क्लास लंबी हो रही है, कोई बोर तो नहीं फील कर रहा है? थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे आज, अन्यथा आप कहें तो मैं पैकअप करूं। हाँ, हर टर्मिनोलॉजीज का आप ध्यान रखें। आपको जैसे सेक्शन लिखे लिखना चाहिए। जैसे अभी मैं आ रहा हूं, भूगत बंधु बंधक, ठीक है, ये टर्म आपका आता है, भूगत बंधु बंधक, ठीक है। पहले ये चैप्टर 1 में है, ठीक है, चैप्टर 1 में है, सेक्शन 3 में है। थैंक यू, बहुत बढ़िया जा रहा है क्लास। 4 घंटे की क्लास लीजिए, नहीं उतने देर नहीं लेंगे, फिर अगली क्लास ले लेंगे। किसने कहा कि हिंदू लोग ऐसा नहीं करते मिस्टर रजनीश कुमार? किसने कहा? यही तो मैं कह रहा हूं। हमारे यहां उग्रवाद क्यों है झारखंड में ज्यादा? किसने कह दिया? यही चीज तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि धर्म में मत ढूंढिए। आप ध्यान रखिए कि कितने लोग छिपे हुए हैं क्वारंटाइन के डर से, उसमें हिंदू है कि नहीं? एक आईएएस साहब आए विदेश से, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, वो मुसलमान नहीं थे, वो तो पढ़े लिखे थे। कौन कह रहा है कि नहीं है? मैंने कहा ना कि मंदिर में अगर छिपे हुए हैं तो वो शरण लिए हुए हैं, और मस्जिद में अगर छिपे हुए हैं तो वो घुसपैठिए हो गए। यही चीज को मुझे बता दीजिए ना। गुरुद्वारा में शरण लिए हुए हैं,
घुसपैठिए नहीं है। कौन पता चलेगा कि सरल ये है? मरकज परमिशन लेकर होता है। मरकज क्यों दिया गया परमिशन प्रशासन द्वारा? चलिए इस पर हम लोग अलग डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन मैं आपका प्रश्न था इसलिए मैंने जवाब किया। भूगत बंधु बंधक चैप्टर 1 में और सेक्शन 3 में है भूगत बंधु बंधक। देखिए फिर अर्थ क्लियर हो जाएगा तो कभी गलती नहीं कीजिएगा। पहले मैं आपको सामान्य अर्थ में बता दूं। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने किसी से पैसा उधार लिया, 2000 रुपया। बदले में वो सिक्योरिटी चाहता है, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए उसके पास जमीन का एक टुकड़ा था, उसने उसको दे दिया। जिसने उसको ऋण दिया उसको बंधक के रूप में दे दिया। बंधक, मॉर्टगेज, जैसे बैंक भी लोन देती है तो कुछ ना कुछ रखती है ना, ठीक है। बंधक देखा। अब आइए भुगत बंधु बंधक। आपने जमीन उसके पास रख दिया। अब उस जमीन में वो जिसके पास बंधक रखा, उसने फसल उपजाया, ठीक है, या और कोई कार्य किया उस जमीन पर, फैक्ट्री लगा दिया। इसका मुनाफा किसको मिलेगा? जिसका जमीन है उसको मिलेगा कि जिसको बंधक दिया गया उसको मिलेगा? यही है भुगत बंधु बंधक। यही आपसे एग्जाम में पूछेगा। जिसने बंधक लगाया उसको उसका रिटर्न मिलेगा, या जिसने उस जमीन पर को बंधक के रूप में लिया है उसको मिलेगा? थैंक यू अमित सिन्हा, आप ऐसा सोचते हैं, अच्छी बात है, मैं कंटिन्यू करूंगा। एक जवाब आया, डेट देने वाले को जो बंधक रखा है उसे नहीं मिलेगा। यही है। आप में से अधिकतर लोग सही जवाब दिया। जो लिया है, जो सीमांत शब्द में, जिसके पास आपने गिरवी किया है उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। आपने भुगत बंधु बंधक, अपने बंधु के पास बंधक रख दिया तो बंधु ही फायदा उठाएगा, आपको नहीं मिलेगा। भुगत बंधु बंधक की चर्चा कहां है? चैप्टर 1 किस सेक्शन में? ये एग्जाम का क्वेश्चन। और एक कॉन्सेप्ट होगा कि भुगत बंधु बंधक कौन है, मुंडारी खुटकट्टीदार कौन है? मुंडारी खुटकट्टीदार है जो कि वंश परंपरा से जिसको जमीन मुंडा को मिला हुआ है उसको। और ये भुगत बंधु बंधक कौन हो गया? भुगत बंधु बंधक हो गया कि जिसने बंधक के रूप में जमीन को लिया है वो उसका सारा सुविधाओं का उपयोग करेगा, नहीं कि जिसका वो ओरिजिनल था वो करेगा। क्योंकि बंधक एक खास पीरियड के लिए होता है। बंधक के बाद ये समय ज्यादा जाएगा। भागीरथ 9431062289 में आप इंक्वायरी कर लेंगे क्लासेस के बाद। 9431062289 सारे डिटेल ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। भुगत बंधु बंधक वही है, समझ गए? जो वो तो जब बंधक का पीरियड खत्म हो जाएगा, जब बंधक का पीरियड खत्म हो जाएगा तो फिर वापस हो जाएगा। लेकिन जब तक रहेगा बंधक तब तक वो बंधक का वो यूज करेगा जिसने उसका उसको बंधक के रूप में लिया है। क्लियर? नो प्रॉब्लम। अब आइए कोरकर भूमि, पहले फैक्ट पर आइए, अगला चलते हैं कोरकर भूमि। कोरकर भूमि का फैक्ट देखिए, सेक्शन 64 चैप्टर 10। कोरकर ये सब महत्वपूर्ण शब्दावली है जिनके पूछने का चांस ज्यादा है। कोरकर भूमि सेक्शन 64 चैप्टर 10, ठीक है। क्या है कोरकर भूमि? ठीक है, नाम ही है कोरकर।
वैसी भूमि जो परती थी उसको कोर कर करके धान की खेती हो, धान की खेती, पैडी कल्टीवेशन, उसको कहा गया कोरकर। क्लियर हो? वो कहलाया कोरकर, कोरकर भूमि। ठीक है, भुगत बंधु बंधक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, चैप्टर ठीक से लिखा रहेगा, आराम से याद होगा। होगा कि नहीं बताइए? चलिए, कोरकर भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट लैंड या अनयूज्ड लैंड, सब प्रकार के लैंड आते हैं। जो अनयूज्ड बेटर शब्द है, अनप्रयुक्त भूमि, अनप्रयुक्त भूमि वो ज्यादा है, जो आप प्रति भूमि भी बोल सकते हैं। अब आइए ध्यान रखिए, गैर मजरूआ भूमि क्या होती है और गैर मजरूआ आम भूमि क्या होती है? गैर मजरूआ, गैर मजरूआ हो गया अनकल्टिवेटेड लैंड, अकृषि भूमि को कहते हैं गैर मजरूआ। और गैर मजरूआ आम, ठीक है, वेरी गुड विनय। गैर मजरूआ आम, अनकल्टिवेटेड कम्युनिटी लैंड, ये समुदाय की भूमि, उसको कहते हैं गैर मजरूआ आम। और गैर मजरूआ सिंपल किसी का लैंड जो खेती न की गई हो। ठीक है, अब आइए ध्यान रखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में यहां टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, एक शब्द आता है हल्का और एक शब्द आता है अंचल। ठीक है, राजस्व वसूली का सबसे छोटा इकाई कौन है? हल्का है कि अंचल? पहले तो हल्का क्या है? ये एक राजस्व इकाई है। हल्का जैसे हम लोग तो पढ़ते हैं गांव, गांव के बाद पढ़ते हैं ब्लॉक, ब्लॉक के बाद सब डिवीजन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कमिश्नरी, उसके बाद स्टेट। लेकिन राजस्व वसूली के हिसाब से गांव का भी विभाजन होता है। जैसे 8 से 10 गांव का राजस्व वसूली के लिए जो समूह बनता है राजस्व वसूली के लिए, वो कहलाता है हल्का। हल्का हो गया सबसे छोटी इकाई। उसके ऊपर प्रखंड लेवल पर होता है अंचल। किसी का भी लैंड हो सकता है अलंकार, गवर्नमेंट का या किसी का। वो अगर गवर्नमेंट भी अपना लैंड को यूज नहीं कर रही है तो गैर मजरूआ हो गया। ठीक है, हल्का 8-10 गांव मिलाकर हल्का बनते हैं और ब्लॉक लेवल पर बन गया आपका अंचल। अब आइए ध्यान रखिए, कयमी रैयत कौन है? कयमी रैयत, कयमी रैयत जो बिल्कुल स्थापित रैयत है, सेटल्ड, उनको बोलते हैं कयमी रैयत। सेटल्ड रैयत, कयमी रैयत। समझ गए? अब देखिए हल्का में कयमी रैयत, रैयत के प्रकार है कयमी। कयमी रैयत है कि जो एकदम से स्थापित रैयत को कोई हिला नहीं सके, उनके पास इतनी भूमि हो जो कि वो परमानेंटली खेती करते हैं, उसको कहते हैं कयमी रैयत। हल्का हमने बता दिया कि सबसे छोटी इकाई है। इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि हम लोगों को एक और तरफ से चलना चाहिए। चलना ये चाहिए कि कुछ सेक्शन वाइज हम थोड़ा देखते हैं, फिर वापस चलेंगे टर्मिनोलॉजी पर। कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन है जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। जैसे 35 महत्वपूर्ण सेक्शन में जो आपको कहे, वो कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन आपको बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है, आज बताएंगे। सबसे पहले चलिए, सेक्शन 46A बहुत महत्वपूर्ण है। 46A, 46A
46A में क्या है, कोई भी एसटी अपने किसी लैंड को सेल या विक्रय किसी एसटी को ही करेगा। एनी एसटी किसी भी जमीन को उसी को सेल करेगा। बहुत शब्दावली है विनय, बहुत शब्दावली है, जैसे बहुत सारे शब्दावली, जूमिंग है, झाकड़ा है, कबूलियत है, मजीहास है, माजी है, मसना है, मोरसी है, मुकाबिला है, बकास्त है, छपरबंदी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, हम कुछ की चर्चा कर रहे हैं और वही मैं आगे क्लासेस में बताने जा रहा हूं कि आगे कैसे होगा। तो थोड़ा सा मुझे अपनी बात को रखने दीजिए, उसके बाद में उस प्रश्न पे आता हूं। ओके, हाँ, एसटी लैंड अपने एसटी को करेगा, ठीक है, एक पुलिस थाने के अंतर्गत, और इसमें परमिशन किसका लेना होगा, परमिशन लेना होगा। आप देखिए डीसी का 46 ए हमेशा न्यूज में रहता है, इसी वजह से 46 से एसटी को लेना होगा। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ध्यान रखिए। सेक्शन 49 भी न्यूज में रहता है। सेक्शन 49 क्या है, आज जो नियम है, सरकार एसटी की भूमि केवल इंडस्ट्री और खनन के लिए ही ले सकती है। सरकार, प्राइवेट तो कोई ले ही नहीं सकता। सरकार केवल उद्योग और खनन के लिए ले सकती है। सेक्शन 49 में लिखा है, 49 में। सेक्शन 71A, ये पिछले बार आया भी था जेपीएससी में, इसमें एसएआर कोड का है, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड। इसमें क्या है, इसमें एक एसटी कंपनसेशन के द्वारा अपनी जमीन नॉन ट्राइबल को दे सकता है, क्षतिपूर्ति के द्वारा। कंपनसेशन के आधार पर अगर वो जाके बोल दे कि हमको ये पर्याप्त हर्जाना दे रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, एसएआर कोड, स्पेशल शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड बनती है, जाके बोल दे तो नॉन एसटी को भी मिल जाएगा कॉम्पेंसेशन ऑफ लैंड। ये किसमें है, 71A। इसके अलावा 21 सेक्शन 21, सेक्शन 21 और एसपीटी का है सेक्शन 13, दोनों में एक बात है। एसपीटी का है सेक्शन 13। जो लैंडलॉर्ड है वो भूमि की प्रकृति नहीं बदल सकते, मतलब लैंडलॉर्ड्स कांट चेंज द नेचर ऑफ द लैंड। मतलब अगर वो डीड में लिखा हुआ है ये कृषि कार्य के लिए भूमि है, तो खेती में ही यूज होगा, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं लगाओगे। किसमें लिखा हुआ, 21 में। ध्यान रखिए। और एसपीटी का 13 में। ये जो लास्ट 3 आप लिखे हैं, जरा इसको घेरिए। लास्ट 3 मतलब सेक्शन 49, 71A और सेक्शन 21। 21, 49 और 71A में सरकार 2016 में संशोधन लाई, बवाल हो गया। समझ गए, क्या ये उचित है, क्या संशोधन होने चाहिए, विचार करेंगे। उससे पहले हमने आपको क्लास शुरू होने के समय कहा था कि 30-35 एक्ट को देख लीजिएगा, सेक्शन को। और अब तक मुझे लगता है कि मैंने केवल आपको 6 से 7 सेक्शंस ही बताया। जो जितने सेक्शंस बताया, जैसे कोरकल लैंड का आपको बताया, मुंडारी खुटकट्टीदार का बताया, सेक्शन 46A बताया, 49 बताया, 71A बताया और 21, 30 लगभग और है।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लस इसमें संशोधन होने चाहिए कि नहीं, एक क्लास में तो खत्म नहीं हो पाया। आप चाहेंगे कि आगे क्लासेस ली जाए नेक्स्ट डे, आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे वार्निंग आ रही है। तो कंटिन्यू करें क्लास, नोबडी हैज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नहीं हो तो कल तो हम लोग की क्वेश्चन आंसर सेशन क्लास होती है, तो कल तो नहीं परसों फिर हम लोग आएंगे, इसी एक्ट को कंटिन्यू करेंगे, एसपीटी पर चलेंगे, अभी जितना दिन होगा उतना दिन लेंगे। आप सब चैनल को पॉपुलराइज कीजिए, आप जितने से जितने शेयर करें। न्यू चैनल है हमारी और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपके, और मुझे उम्मीद है कि आप सब हेल्प करेंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देना, कुछ गलत लग रहा हो तो आप अपने कमेंट्स भी डालें, लेकिन मैंने अपनी भावना जाहिर कर दी। एक स्टूडेंट ने क्लास शुरू होने से पहले ही डिसलाइक कर दिया, ये मुझे समझ में नहीं आया। कम से कम भाई क्लास देख लो, अब लाइक करना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो सब लोग लाइक करें। आप मुझसे असहमत हो सकते हो, लेकिन उसके लिए एक डेमोक्रेटिक वे में चाहोगे, नहीं पढ़ना हो मत पढ़ो, लेकिन किसी तरह से हौसला कमजोर नहीं करो। और ऐसे चीजों से मेरा कोई हौसला कमजोर होता नहीं, लेकिन मुद्दे पर आइए, जो मुद्दा हो उस पर बात कीजिए और बेहतर हो। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। कल हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन पर, और परसों फिर आएंगे इसी टाइम पर, सीएनटी एक्ट को कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।